Assalamu alaikum everyone. In this one short video, I'll give you a complete roadmap of grammar. I'll explain what grammar is, the four main universal domains of grammar that are accepted in all languages of the world. And then I'll introduce the 12 extended types of grammar that we study in detail. Grammar is not just about rules, it is the system that helps us from correct, meaningful, and effective sentences. So let's begin this journey step by step. Okay, so first of all, let's see what is grammar. Grammar is a system of rules that helps us form sentence correctly in any language. It tells us how to use words, how to arrange words, how to create meaningful and correct sentence. तो ग्रामर हमें ये सिखाती है कि हमें वर्ड्स को अरेंज कैसे करना है, कौन सा वर्ड कहाँ पे रखना है और मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाना है. तो ये सब रूल्स जो है वो हमें ग्रामर सिखाती है. Or here is another definition of grammar, which is put the right word on the right place is called grammar. यानी सही लफ्ज़ को सही जगह पर रखने को हम ग्रामर कहते हैं. So let's see examples. Go I to school. So in this sentence, this is incorrect sentence because यहाँ पर ना सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, ना वर्ब अपनी जगह पर है और ना ही ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है और ना ही ये कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस दे रहा है. सो करेक्ट सेंटेंस इज आई गो टू स्कूल. यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है और टू स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. यानी सब्जेक्ट भी अपनी जगह पर है, वर्ब भी अपनी जगह पर है और ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह पर है. तो ये एक सही स्ट्रक्चर है, करेक्ट स्ट्रक्चर है सेंटेंस का और इस हिसाब से ये सही मीनिंग भी दे रहा है. So let's see another example. Eat we mango. So this is incorrect sentence because ना सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, ना वर्ब, ना ऑब्जेक्ट. सो सही सेंटेंस होगा we eat mango. यहाँ पर we सब्जेक्ट है, eat वर्ब है और mango ऑब्जेक्ट है. यानी सब अपनी अपनी जगह पर है. पूरा करेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और ये कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है. अच्छा, तो अब हम देखते हैं ग्रामर के टाइप्स ऑफ ग्रामर. These are four main types of grammar which are universally accepted. ये जो 4 ग्रामर के टाइप हैं वो लिंग्विस्टिक डोमेन्स में आते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आ जाता है मॉर्फोलॉजी, सेकंड पे सिंटैक्स, थर्ड पे सिमेंटिक्स एंड फोर्थ पे पैराग्मेटिक्स. So here are extended types of grammar. ये grammar के extended types हैं. वो 4 main types थे और ये extended type है. So fifth one is traditional grammar, structural grammar, functional grammar, descriptive grammar, prescriptive grammar, generative grammar, transformational grammar. 12th one is lexical grammar, pedagogical grammar, applied grammar, comparative grammar, computational grammar. So these are extended types of grammar. अच्छा, तो जैसे कि हमने देख लिए कि ग्रामर के 16 टाइप्स है, तो आइए हम एक एक टाइप को करके समझते हैं. ओके, तो पहला टाइप है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फ जो है वो रूट वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड है और इसकी मीनिंग है फॉर्म और शेप. एंड लॉजी इज अ सफिक्स विच मीन्स स्टडी ऑफ. सो मॉर्फोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्म और शेप. मीन्स मॉर्फोलॉजी में हम ये सीखते हैं कि हम वर्ड्स कैसे बनाते हैं, उसमें जो है मॉर्फेम्स लगा के. अब आप बोलेंगे मॉर्फेम्स क्या है. सो मॉर्फेम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि एक सफिक्स हो सकता है, प्रीफिक्स हो सकता है या प्लूरल एस और ई एस हो सकता है या तो हम टेंस की जो फॉर्म चेंज होती है वो हो सकता है. तो एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है टीच. टीच वर्ड से हम दूसरे बनाएंगे वर्ड. तो यहाँ पे हमने बना लिया सेकंड वर्ड टीचर. टीचर में हमने ई आर लगाया है, मीन्स टीच पहले था उसमें हमने सफिक ऐड किया है ई आर एक न्यू वर्ड बनाने के लिए. ये सब हम मॉर्फोलॉजी में सीखते हैं कि क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा, सफिक्स लगेगा या कुछ और लगेगा. जैसे कि हमने यहाँ पे टीच से टीचर बना लिया. अब टीच से हम दूसरा वर्ड बनाते हैं टीचिंग. यहाँ पे हमने दूसरा वर्ड बनाया टीचिंग, यहाँ पे भी हमने सफिक लगाया है आई एन जी, टीचिंग. ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैप्पी. हैप्पी से हम दूसरा वर्ड बनाते हैं अनहैप्पी. अन जो है वो एक प्रीफिक्स है. आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बुक. नाउ वी हैव बुक्स.
तो ये सब जो है प्रीफिक्स, प्लूरल, एस, सफिक्स जो भी है ये सब मॉर्फोलॉजी में आ जाते हैं, ये मॉर्फेम्स कहलाते हैं। सो जो सेकंड टाइप है ग्रामर का वो है सिंटैक्स। अब सिन जो है वो रूट वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टुगेदर, और टेक्स और टेक्सिस ये भी रूट वर्ड है जिसका मतलब है अरेंजमेंट और ऑर्डर। सो syntax is a words arrangement together, arranged together. So let's see examples. Ali eats mango. So in this sentence, Ali is a subject, eats is a verb, and mango is a object. So ये सेंटेंस सही स्ट्रक्चर है इसका क्योंकि सब्जेक्ट भी अपनी जगह पर है, वर्ब भी अपनी जगह पर है और ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह पर है, तो ये कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस पूरा दे रहा है। सो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ईट्स अली मैंगो। अगर ये सेंटेंस इस वर्डिंग में, इस ऑर्डर में होता तो ये टोटली रॉन्ग होता क्योंकि ना यहाँ सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, ना वर्ब अपनी जगह पर है और ना ही ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है। सो इस हिसाब से ना ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और ना ही कंप्लीट सेंस दे रहा है। सो सेंटेंस के लिए अरेंजमेंट्स और ऑर्डर्स ज़रूरी हैं, सो जो हम सिंटेक्स में पढ़ते हैं। सो वर्ड्स टुगेदर फॉर्म फ्रेजेस, फ्रेजेस फॉर्म क्लॉजेस एंड क्लॉजेस फॉर्म सेंटेंसेस, यानी वर्ड्स मिलकर फ्रेजेस बनाते हैं, फ्रेजेस मिलकर क्लॉजेस बनाते हैं और क्लॉजेस मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं। एंड सिंटेक्स टेल्स अस द रूल्स फॉर अरेंजिंग देम, और सिंटेक्स हमें बताता है तो इनको अरेंज कैसे करते हैं। सो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो हम देखते हैं। अली इज़ स्मार्ट। सो यहाँ पर अली सब्जेक्ट है यानी SVC, इसका मतलब है सब्जेक्ट, V का मतलब है वर्ब, C का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे, क्योंकि ये अली को रीनेम कर रहा है। अली कौन है, स्मार्ट, स्मार्ट कौन है, अली, तो रीनेम कर रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, SVOO यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ गिफ्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है SVOC यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। सो देखते हैं, दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेड यहाँ पर वर्ब है, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कैप्टन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि दे मेड हिम कैप्टन, इन्होंने इसे कैप्टन बनाया। किसने कैप्टन बनाया, इन्होंने, तो यहाँ पर रीनेम हो रहा है तो हम कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, क्या कहते हैं, रीनेम हो, मॉडिफाई हो तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। सो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट तो है बट एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सो बेसिकली हम सिंटेक्स में पढ़ते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ओके, सो थर्ड टाइप है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का रूट वर्ड है सीमा, विच इज़ ग्रीक वर्ड विच मीन्स साइन और मीनिंग, एंड टिक्स इज अ सफिक्स विच मीन्स स्टडी और साइंस। सो सिमेंटिक्स का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ मीनिंग। मीन्स सिमेंटिक्स में हम ये बताते हैं कि एक वर्ड की कई सारी मीनिंग हो सकती है या एक सेंटेंस की बहुत सी मीनिंग हो सकती है। आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज बैंक। बैंक की दो मीनिंग है, एक है रिवर बैंक, जो रिवर के किनारे वगैरह होते हैं उनको हम कहते हैं बैंक, और दूसरी मीनिंग है मनी बैंक। तो इसका मतलब ये है कि सिमेंटिक्स में वर्ड्स की मीनिंग है, यानी कि एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग हो सकती है। जैसे कि बैंक की दो मीनिंग हमने यहाँ पे देख ली। अब सेंटेंस की दो मीनिंग कैसे हो सकती हैं, आइए देखते हैं। ही किक द बकेट, इसकी लिटरल मीनिंग क्या है, उसने बाल्टी को लात मारी, और इसकी इडियमिक मीनिंग क्या है, वो फोर्थ हो गया। सो ऐसे ही सिमेंटिक्स में हम मीनिंग को देखते हैं ताकि उनकी मीनिंग क्या है, मतलब एक वर्ड की या सेंटेंस की कई सारी मीनिंग्स हो सकती हैं, तो सिमेंटिक्स में हम वो सीखते हैं। सो नेक्स्ट टाइप है पैराग्मेटिक्स। पैराग्मा जो कि रूट वर्ड है, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एक्शन, डीड, प्रैक्टिकल यूज़, और टिक्स जो सफिक्स है जिसका मतलब है स्टडी और साइंस। सो पैराग्मेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल मीनिंग इन अ कॉन्टेक्स्ट। सो लेट्स सी एग्जांपल्स। इट्स कोल्ड हेयर। अब इसकी प्रैग्मेटिक मीनिंग क्या होगी, प्लीज़ क्लोज दी विंडो। अब हम डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे कि विंडो क्लोज कर दो, अब हम इनडायरेक्टली कहेंगे इट्स कोल्ड हेयर, यानी इसका मतलब इनडायरेक्टली यही होगा कि प्लीज़ क्लोज दी विंडो। सो पैराग्मेटिक्स में हम
स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल मीनिंग यानी प्रैक्टिकल मीनिंग, प्रैक्टिकल एक्शन और डीड के बारे में पढ़ते हैं। Okay, so now let's have a look on another type of grammar, which is traditional grammar. Traditional grammar is the oldest form of grammar based on rules, parts of speech, sentence structure, and correct forms. It focuses on parts of speech like noun, pronoun, adjective, verb, adverb, etc., tenses, active voice and passive voice, subject verb agreement, clauses and sentences. So ट्रेडिशनल ग्रामर हमें ये सब जो बेसिक्स हैं ग्रामर के वो सिखाती है. Okay, so now let's have a look on examples. Ali is eating an apple. Here, Ali is a noun working as a subject, and is eating is a verb which is present continuous verb, and an is an article. Apple is a noun functioning as object. Let's take another example. She is writing a letter. यहाँ पे she जो है वो pronoun है, working as a subject, is writing verb है present continuous, अ जो है वो आर्टिकल है एंड लेटर जो है नाउन है फंक्शनिंग एज एन ऑब्जेक्ट. मीन्स ट्रेडिशनल ग्रामर जो भी बेसिक हैं हमें वो सिखाती है, जैसे कि बेसिक्स में आ जाते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, टेंसेस आ जाते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ जाती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाता है. तो ये सारी जो है हम ट्रेडिशनल ग्रामर में सीखते हैं जो हमारे स्कूल्स में हमें सिखाई जाती है. जैसे कि ये बेस है, हमें हमारा बेस अगर मजबूत होगा तो हम आगे जो भी है वो अच्छे से लर्न कर पाएंगे. So second extended type of grammar, which is structural grammar. So structural grammar studies the structure or pattern of sentences, doesn't focus on meaning but how words are arranged using sentence pattern word order. सो स्ट्रक्चर में वर्ड स्ट्रक्चरल में ही हमें पता चल रहा है, तो इसमें हम स्ट्रक्चर और पैटर्न के बारे में सीखते हैं और उसकी मीनिंग के बारे में. यहाँ पर कुछ पैटर्न्स हैं. सेंटेंस पैटर्न जो है SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. सो ही इज़ अ सब्जेक्ट, रीड्स इज़ अ वर्ब, अ बुक इज़ अ ऑब्जेक्ट. सो हर सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए 3 चीज़ों की लाजमी ज़रूरत पड़ती है, जो कि है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. सेकंड जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का. यहाँ पर शी जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, स्मार्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट है. नेक्स्ट जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ही गैव मी अ पेन. यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, गैव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. फोर्थ स्ट्रक्चर है दे मेड हिम कैप्टन. जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का. सही है. दे सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, कैप्टन ये कॉम्प्लीमेंट है. इन्होंने इसे कैप्टन बनाया. किसने कैप्टन बनाया? इन्होंने. तो कॉम्प्लीमेंट तो हो गया क्योंकि रीनेम कर रहा है, मॉडिफाई भी कर रहा है, और ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया. नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ड का पैटर्न और उसके ऑर्डर. ठीक है. अब यहाँ पर एक सेंटेंस है राइस ईट्स अली. अब ना यहाँ पर अरेंजमेंट भी सही नहीं है क्योंकि ना सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, ना वर्ब अपनी जगह पर है, और ना ही ऑब्जेक्ट. क्योंकि हम पढ़ के आए तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, तभी सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे सकता है. करेक्ट सेंटेंस है अली ईट्स राइस, क्योंकि सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, वर्ब भी अपनी जगह पर है, ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह पर है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत लाजमी पड़ती है, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की. स्ट्रक्चरल ग्रामर में हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्डर्स के बारे में और उसकी सही मीनिंग के बारे में. ओके, सो ग्रामर का नेक्स्ट टाइप देखते हैं फंक्शनल ग्रामर. वर्ड से ही पता चल रहा है फंक्शनल, जो कि हमें फंक्शन के बारे में बताएगा कि हम सेंटेंस कौन सा फंक्शन कर रहा है. तो आइए देखते हैं इसे. फंक्शनल ग्रामर इज द स्टडी ऑफ हाउ सेंटेंसेस आर यूज्ड, व्हाट देयर पर्पस और फंक्शन इज इन रियल लाइफ. It does not only focus on rules but on how we use language to communicate. मीन्स फंक्शनल ग्रामर हमें ये सिखाती है कि हम सेंटेंस जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फंक्शन क्या है, उसका पर्पस क्या है हमारी लाइफ में. आइए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं. फिनिश योर होमवर्क.
यहाँ पे इसका पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है, ये हमें ऑर्डर दे रहा है कि जाके अपना काम खत्म करो। प्लीज ओपन द विंडो, यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज जो है खिड़की आप खोल लें। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज वाओ दिस केक इज अमेजिंग। यहाँ पे एक्सप्रेशन सरप्राइज एंड अप्रिसिएशन कर रहा है इस सेंटेंस का फंक्शन जो है। अली स्टडीज हार्ड, यहाँ पे जो है इंफॉर्मेटिव सेंटेंस यूज किया है हमने। अली के बारे में बता रहा है कोई ट्रू चीज कि अली जो है वो बहुत मेहनत करता है। शैल वी स्टार्ट नाउ, यहाँ पे सजेशन दे रहा है। सो फंक्शनल ग्रामर क्या है, जो हम रोज़मर्रा में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो सेंटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं, उनका फंक्शन क्या है, वहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं, मीन्स ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, या सजेस्ट कर रहे हैं कुछ। तो ये सब हम फंक्शनल ग्रामर में सीखते हैं। So next type है descriptive grammar. It describes how language is actually used by people in everyday life without judging it is right or wrong. So descriptive grammar वो ग्रामर होती है जो ज़ुबान को उसी तरह एक्सप्लेन करती है जैसे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। इसमें कोई करेक्ट या इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं होता, लोग असल की ज़िंदगी में जैसी ज़बान यूज़ करते हैं इसमें हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सो मिसाल के तौर पर बहुत से लोग इंग्लिश में ये कहते हैं कि आई एंट गोइंग या आई एम गोना गो, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ये नहीं कहती कि ये गलत है, ये कहती है कि लोग असल में ऐसे ही बोलते हैं और ये उनकी नेचुरल स्पीच के हिसाब से है। सो इस ग्रामर का मकसद ये नहीं होता कि रूल्स बनाए जाएं, बल्कि इसका मकसद होता है कि रियल लाइफ लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना और डिस्क्राइब करना। सो ही डजेंट नो द आंसर, सो ये फॉर्मल में तो हम बोलते हैं ही डजेंट नो द आंसर, बट ही डोंट नो द आंसर, ये डिस्क्रिप्टिव है। सो सिंपल वर्ड्स में डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ज़ुबान को जैसे लोग बोलते हैं वैसे ही लिखने और समझने का नाम है। Okay, so now let's have a look on prescriptive grammar. Prescriptive grammar gives rules and decides what is correct or incorrect in standard English. It is totally opposite of descriptive grammar. प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है वो हमें रूल्स सिखाती है कि ये सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज आई एंड गोइंग, ये जो है ये रॉन्ग है। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के हिसाब से आई एम नॉट गोइंग, दिस वन इज़ करेक्ट, क्योंकि ये तो हम नेटिव में बोलते हैं, जो नेटिव स्पीकर हैं वो बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है वो हमें रूल्स दिखाती है कि ये सेंटेंस जो है ये इनकरेक्ट है। हम इसको इनकरेक्ट तो नहीं बोल सकते, पर प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के हिसाब से आई एम नॉट गोइंग मतलब जो सेंटेंस जैसे है उसको एक्चुअल में हम लिखेंगे, तो ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। Let's have a look on second example, which is she don't like it. This one is wrong because she doesn't like it. She is a singular, that's why we have to put doesn't. We cannot put don't with she. So prescriptive grammar हमें ये रूल सिखाती है कि she के साथ हम singular लगाएंगे ना कि plural. सो ये टोटली अपोजिट हो गई डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में किसी भी किस्म का रूल वगैरह नहीं था, ऐसे ही प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर उसका अपोजिट है, इसमें रूल्स वगैरह होते हैं, करेक्शन होती है कि हमें सेंटेंस कैसे लिखना चाहिए जो कि करेक्ट वे में हो। तो ये हम सीखते हैं प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर में। So here is another type of grammar, generative grammar. Introduced by Noam Chomsky, says that humans have an innate ability to generate unlimited sentences using mental grammar rules. सो जेनरेटिव ग्रामर एक ऐसी ग्रामर थ्योरी है जो नोम चॉम्स्की ने इंट्रोड्यूस की। इस थ्योरी के मुताबिक इंसान के दिमाग में एक नेचुरल सिस्टम होता है जो हमें सेंटेंस जनरेट करना सिखाता है। यानी हम ज़बान के मुताबिक अनगिनत जुमले बना सकते हैं और उनकी सही गलत स्ट्रक्चर को नेचुरली समझ सकते हैं। सो उसका फोकस जो होता है वो डीप स्ट्रक्चर पे होता है, सरफेस स्ट्रक्चर पे होता है, यूनिवर्सल ग्रामर पर होता है। सो लेट्स सी एग्जांपल्स। आई ईट फूड, ये जो एक सेंटेंस है वो डीप स्ट्रक्चर है एक तरह से। आई एम ईटिंग फूड, ये सरफेस स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं द बॉय लाफ्ड, अब द बॉय लाफ्ड है सेंटेंस में, द बॉय माइट हैव बीन लाफिंग,
द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर लाफ्ड लाउडली। अब इनको हम कई तरीके से ये जुमले बना सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस बनाया द बॉय लाफ्ड, सेकेंड हमने बनाया द बॉय माइट हैव बीन लाफिंग, थर्ड जैसे हमने बनाया द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर लाफ्ड लाउडली। सो हम अपने एबिलिटी, जो इनेट एबिलिटी है उसके मुताबिक कई किस्म के सेंटेंसेस जनरेट कर सकते हैं। एक ही सेंटेंस को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो हम जेनरेटिव ग्रामर में पढ़ते हैं। ठीक है। Okay, so now let's have a look on another type of grammar, which is transformational grammar. नाम से पता लग रहा है transformational means किसी चीज़ को transform करेंगे हम दूसरी में. Okay, so let's see. Parts of Chomsky's theory shows how sentences transform into different forms. It focuses on active to passive, statement to question, simple to complex sentence, positive to negative, or combining sentences. मीन्स ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर हमें ये सिखाती है कि हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, एक्टिव को पैसिव में, स्टेटमेंट को क्वेश्चन में, या सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, और एट्सेट्रा. आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही रोट अ लेटर. ये जो है एक्टिव फॉर्म में है. अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव में. अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम. let's see another example, which is she is coming. अब हम ये स्टेटमेंट है एक कि वो आ रही है. अब हम इसको क्वेश्चन में करेंगे, इज शी कमिंग. मीन्स हमने इस सेंटेंस को ट्रांसफर किया क्वेश्चन में. ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर में हमें ये दिखाती है कि हम एक सेंटेंस को कैसे दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. Ali likes tea, which is a positive sentence. Now, Ali does not like tea. This one is a negative. ट्रांसफॉर्मेशनल की वजह से हमने किया पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट. ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर हमें सिखाती है कि हम एक सेंटेंस को दूसरे में कैसे कर सकते हैं. जैसे कि एक्टिव को पैसिव में, और स्टेटमेंट को क्वेश्चन में, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में. तो ये सब हम ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर की मदद से सीखते हैं. So next type है lexical grammar. Lexical grammar focuses on words, their combinations, how words are used together in correct and meaningful ways. It deals with collocations, phrasal verbs, idioms, and word patterns. So basically लेक्सिकल ग्रामर असल में उस ग्रामर को कहते हैं जो वर्ड्स यानी अल्फाज को स्टडी करती है, यानी हमें बताती है कि एक लफ्ज़ की क्या मीनिंग हो सकती है, वो किस सेंस में यूज़ होता है, और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, और वो सेंटेंस में किस पोजीशन पर आता है. सो लेक्सिकल ग्रामर फोकस करती है डिक्शनरी स्टाइल इंफॉर्मेशन पर, जैसे सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, वर्ड यूसेज हो गए, और कोलोकेशंस हो गए. सो फॉर एग्जाम्पल कोलोकेशंस में क्या है, मेक अ डिसीजन, ये सेंटेंस करेक्ट है. डू अ डिसीजन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस कोलोकेशन में. फ्रेजल वर्ब में देखते हैं वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का इसमें कॉम्बिनेशन होता है, जैसे गिव अप, ये वर्ब और प्रीपोजिशन साथ में है जिसका मतलब है स्टॉप ट्राइंग. लुक आफ्टर, इसका मतलब है टेक केयर. और इडियोमेटिक वे में क्या होते हैं, फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी किक द बकेट. अब किक द बकेट का मतलब क्या है, डाई यानी मर जाना. ब्रेक द आइस, अब इसका ये इडियम है एक, इसका मीनिंग क्या होगी, स्टार्ट अ कन्वर्जेशन. सो वर्ड्स पैटर्न में देखते हैं. सो इंटरेस्टेड इन होगा, इंटरेस्टेड ऑन नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. सो बेसिकली मिसाल के तौर पर अगर हम एक लफ्ज़ लेते हैं रन, रन को देखते हैं तो वो लेक्सिकल ग्रामर बताती है कि रन एक वर्ब भी होता है और नाउन भी हो सकता है. सो रन फास्ट एक कोलोकेशन है, और रन अ बिजनेस ये एक इडियोमेटिक यूसेज है, यानी ये अल्फाज को मीटिंग, यूज़ और फॉर्म समझाता है. सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स लेक्सिकल ग्रामर वो ग्रामर होती है जो अल्फाज की मीनिंग्स और उनके इस्तेमाल को एक्सप्लेन करता है. Okay, so now let's have a look on another type of grammar, which is pedagogical grammar. Pedagogical grammar is the grammar that is designed for teaching and learning. It simplifies grammar rules so that a student can understand and use.
सो पेडागोजिकल ग्रामर वो है जो हमारी बुक्स में दी जाती है, ताकि जो स्टूडेंट है वो सही तरीके से उसे सीख सके और टीचर को भी आसानी हो उन्हें सिखाने में। सो एग्जांपल्स देखते हैं। टीचिंग टेंस, सिंपल प्रेजेंट सिंपल, आई प्ले फुटबॉल एवरी डे। यहाँ पे जो है आई प्ले फुटबॉल एवरी डे, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? स्टूडेंट लर्न दैट प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड फॉर हैबिट एंड रूटीन्स। मीन्स पेडागोजिकल ग्रामर ये हमें बुक्स में सिखाया गया है कि अगर हम यूज हैबिट्स की और रूटीन्स की बात करेंगे तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो इस्तेमाल करना है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन another example, which is teaching question form. वेयर डू यू लिव? एक्सप्लेनेशन क्या है? यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट ने लर्न किया कि WH क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। WH वाला वर्ड हम लगाएंगे, उसके बाद हमें स्ट्रक्चर कैसे रखना चाहिए, सब्जेक्ट रखना चाहिए या हेल्पिंग वर्ब जो है वो रखना चाहिए या कुछ और रखना चाहिए। सो पेडागोजिकल ग्रामर जो है वो हमारी बुक्स में दी जाती है, ताकि स्टूडेंट और टीचर उसे सही तरीके से कर सकें, स्टूडेंट सीख सके और टीचर उसे सही तरीके से एक्सप्लेन कर सके। So next है applied grammar. Applied grammar is grammar used in real life communication, speaking, writing, reading and listening. So it is about using grammar correctly in everyday situations. So applied grammar को real life में situation में कैसे apply करते हैं, जैसे essays लिखना, speaking improve करना और translation करना। इसमें फोकस इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। ग्रामर का इस्तेमाल इसलिए होता है कि ताकि हम बेहतर तरह से समझ सकें। और अप्लाइड ग्रामर टीचर्स को बताती है कि ग्रामर किस तरह से टीच की जाए, एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पल्स के ज़रिए। और स्टूडेंट को कॉमन मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना और उन्हें करेक्ट करवाना भी अप्लाइड ग्रामर का हिस्सा है। सो लेट्स सी एग्जाम्पल्स। अ टीचर करेक्टिंग अ स्टूडेंट, ठीक है, यानी इसमें हम सीखते हैं, यानी एक स्टूडेंट है जो ही गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल, ठीक है। अब टीचर जो है उसको करेक्ट करवाता है ही के साथ, गोज लगेगा, गो नहीं, क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सो ये टीचर करेक्ट करवाते हैं ये जो मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं बेसिकली। सो एक्सप्लेनेशन क्या है? द टीचर इज़ यूजिंग अप्लाइड ग्रामर टू इम्प्रूव लैंग्वेज। ये बेसिकली अप्लाइड ग्रामर जो है वो टीचर्स को ये बताती है कि अगर कोई स्टूडेंट कोई गलती कर रहा है, कोई मिस्टेक कर रहा है, तो टीचर्स उनकी मिस्टेक को करेक्ट करें। सो द रिपोर्ट वर पब्लिश्ड। अब ये सेंटेंस गलत है, क्यों? क्योंकि रिपोर्ट वर्ड नहीं होगा, रिपोर्ट वाज होगा, क्योंकि रिपोर्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। द रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड। सो बेसिकली अप्लाइड ग्रामर में टीचर्स को, ये अप्लाइड ग्रामर जो होती है वो टीचर्स के लिए होती है ताकि वो स्टूडेंट्स को बताएं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट कहीं पे मिस्टेक कर रहा है तो टीचर उनको वहाँ पर गाइड करते हैं। तो बेसिकली ये टीचर्स के लिए होती है। सो इसमें हम यही पढ़ते हैं। Okay, so now let's have a look on another type of grammar, which is comparative grammar. You can see comparative, so means something is going to be compared. Comparative grammar compares two or more languages to see how they are similar or different in, or grammar rules, sentence structure, word form, sounds, meaning. It helps us understand how languages work and how they relate to each other. Means comparative grammar जो है वो दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज को करता है कि उनमें सिमिलरिटीज़ कौन सी है या डिससिमिलरिटीज़ कौन सी है, उनके ग्रामर रूल्स में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में, वर्ड फॉर्म में या साउंड्स में कैसे इनमें डिफरेंस कैसे है। सो आइए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। पहले देखते हैं वर्ड ऑर्डर कंपैरिजन। अब यहाँ पे हम वर्ड ऑर्डर कंपैरिजन करेंगे। इंग्लिश में सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आई ईट एप्पल्स, सो दिस इज़ अ करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर हम सिंधी या उर्दू की बात करें तो उनकी स्ट्रक्चर सेंटेंस की चेंज है। सो उनकी स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद जो है हम वर्ब लगाते हैं। आइए देखते हैं। मैं सेब खाता हूँ, यहाँ पे मैं जो है वो सब्जेक्ट है, सेब जो है वो ऑब्जेक्ट है, खाता हूँ जो है वो वर्ब है। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड
वर्ड ऑर्डर जब हमने कंपैरिजन किया तो यहाँ पे डिसिमिलरिटीज़ हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सेकंड पे वर्ब लगाते हैं, यहाँ पे हम सिंधी या उर्दू में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सो ऐसे ही दूसरे एग्जांपल देखते हैं, प्लूरल फॉर्म्स। जब हम इंग्लिश में प्लूरल फॉर्म्स बनाते हैं तो वहाँ पे हम सिंपली एस और ई एस लगाते हैं। जैसे कि बुक, इसका प्लूरल क्या हो गया, बुक्स हो गया। बस, बस का प्लूरल क्या हो गया, बसेस हो गया। पर जब हम सिंधी या उर्दू की बात करें तो वहाँ पे उर्दू में देखिए किताब, किताबें, लड़की, लड़कियाँ। और अगर हम सिंधी की बात करें तो वहाँ पे किताब, किताब, छोकरी, छोकरियों। ऐसे ही इनके प्लूरल फॉर्म बनाने में जो है वो डिसिमिलरिटीज़ है, सिमिलरिटीज़ नहीं है। यहाँ पे हम एस और ई एस लगाते हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट तरीके से बना है। सो कंक्लूजन में क्या है कि कंपैरिजन जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ डिफरेंट रूल्स टू मेक प्लूरल। मीन्स जो डिफरेंट लैंग्वेज है वो डिफरेंट रूल्स हैं उनके प्लूरल बनाने के। सो कंपैरेटिव ग्रामर में हम ये सीखते हैं कि लैंग्वेज जो है उनमें सिमिलरिटीज़ कौन सी है, डिसिमिलरिटीज़ कौन सी है, ये सब हम कंपैरेटिव ग्रामर में सीखते हैं। So next type is computational grammar. Computational grammar is the type of grammar that is written in a computer readable form so machine can analyze, understand, process and generate human language. It combines linguistic plus computer science. सो बेसिकली कंप्यूटर ग्रामर ऐसी ग्रामर होती है जो कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़बान को समझाती है, एनालाइज करना और जनरेट करने में हेल्प करती है। यानी इस ग्रामर का यूज़ ह्यूमंस नहीं बल्कि मशीन्स करती हैं। कंप्यूटेशनल ग्रामर वो रूल्स प्रोवाइड करती है जिनकी हेल्प से कंप्यूटर सेंटेंसेस को समझ सकता है, एरर्स डिटेक्ट कर सकता है और नए सेंटेंस भी जनरेट कर सकता है। यानी ये ग्रामर एनएलपी का कोर पार्ट है। एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी का कोर पार्ट है, जिसकी वजह से एप्स, चैट बॉक्स, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर और एआई आपकी लैंग्वेज को समझा पाते हैं, यानी समझ सकते हैं एआई। सो कंप्यूटेशनल ग्रामर कंप्यूटर को सिखाती है कि एक सेंटेंस को पार्ट्स में कैसे ब्रेक करना है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और आइडेंटिफाई करना। इनको इस प्रोसेस को हम प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे गूगल हो गया, ट्रांसलेट हो गया, चैट जीपीटी और वॉइस असिस्टेंट्स हो गए जैसे सिरी, अलेक्सा, सब कंप्यूटेशनल ग्रामर का यूज़ करते हैं ताकि एक लैंग्वेज एक को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकें। जब आप फ़ोन में टाइपिंग करते हैं और जिस वक्त ग्रामर मिस्टेक होती है और ऑटो करेक्ट यूज़ फिक्स करता है, यानी ये भी कंप्यूटेशनल ग्रामर की वजह से ही होता है। सो एग्जांपल्स देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे यू टाइप, शी गो टू स्कूल, कंप्यूटर चेक करता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल है, जैसे आप टाइप करते हो शी गो टू स्कूल, ठीक है। अब कंप्यूटर उसको क्या करता है, उसको करेक्ट करता है, थर्ड पर्सन लगाता है गो, क्योंकि शी के साथ हम गोज लगाते हैं क्योंकि शी सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर हम वर्ब लगाएंगे। तो शी गोज टू स्कूल, कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। सो ये कंप्यूटेशनल ग्रामर है जो कंप्यूटर्स के लिए होती है बेसिकली। And with this, our three-part grammar series comes to an end. I hope you now have a complete understanding of all the grammar types we discussed. Thank you for So today we learned that grammar is divided into two major parts. First, the four universal domains of grammar: morphology, syntax, semantics, and pragmatics, which are followed by every language in the world. Second, we introduced the 12 extended types of grammar: traditional, structural, functional, descriptive, prescriptive, generative, transformational, pedagogical, applied, comparative, and computational grammar. This video was designed to give you a clear overview of what we are going to study step by step. If you want to understand grammar easily, logically, and confidently, stay connected and keep learning. Thank you for watching. See you in the next lecture. Allah Hafiz.